है, स्टार्ट करते हैं। हम लोग जो पहले जो हम लोग डिस्कस किए थे उसमें इलेक्टोरल सिस्टम के बारे में, इलेक्टोरल सिस्टम है क्या और उसके क्या सिग्निफिकेंस है वगैरह वगैरह। मैंने कहा था तुम लोग को कि अब इलेक्टोरल सिस्टम के क्लासिफिकेशन पढ़ना है। ठीक है, तो आज हम लोग वी आर गोइंग टू डिस्कस क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्टोरल सिस्टम। तो तुम लोग नोट पैड अपना जो भी रजिस्टर नोट पैड है वो लिख लो, आज का डेट डाल दो और आज फिर शुरू करते हैं। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्टोरल सिस्टम, क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्टोरल सिस्टम के बारे में अब तुम एक डायग्राम बनाओ तुम लोग। ठीक है, ये आज और कल दो लेक्चर में इलेक्टोरल सिस्टम के क्लासिफिकेशन को हम लोग वो पूरा करेंगे। ठीक है, तो पहले जो है एक डायग्राम बनाओ। ठीक है, डायग्राम में क्या है, डायग्राम में लिखो पहले क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्टोरल सिस्टम। पहले हेडिंग दो क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्टोरल सिस्टम और उसको तीन भागों में डिवाइड करो, तीन भागों में डिवाइड करो। पहला लिखो मेजोरिटेरियन इलेक्टोरल सिस्टम, मेजोरिटेरियन इलेक्टोरल सिस्टम पहला हो गया, तीन भागों में डिवाइड करना है। पहला में लिखना है मेजोरिटेरियन और दूसरा जो एरो करोगे उसमें लिखो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव। और थर्ड जो है एरो में लिखो मिक्स्ड सिस्टम, मिक्स्ड सिस्टम। इट मींस इलेक्टोरल सिस्टम broadly can be divided into three types. First, majoritarian, second, proportional representative and third, mixed system. ठीक है, तो तीन भागों में हम पहले डिवाइड, पूरा एक जो स्ट्रक्चर है जो है आज और कल के लेक्चर का एक स्ट्रक्चर में तुम लोग को पहले बताता हूं, उसके बाद फिर हम एक एक करके सिस्टमैटिक ढंग से इस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब मेजोरिटेरियन जो है उसमें नीचे एरो करके तीन एरो उसका बनाओ, तीन एरो बनाओ उसमें। मेजोरिटेरियन को नीचे करके तीन एरो, डायग्राम के तीन एरो उसमें मैं तीन सब टाइप्स बनाओ। मेजोरिटेरियन में तीन सब टाइप्स बनाओ। पहला लिखो 2RS, टू टू रोमन में RS, टू R बड़ा S बड़ा, मीन्स ब्रैकेट में टू द टू राउंड सिस्टम, द टू राउंड सिस्टम ब्रैकेट में हो जाएगा 2RS। बेहतर ढंग से एकदम लिखना तुम लोग अभी, टू द टू राउंड सिस्टम 2RS पहला हो गया। सेकेंड जो सब सिस्टम है इसमें उसको लिखो AV, AV द अल्टरनेटिव वोट सिस्टम, द अल्टरनेटिव वोट सिस्टम। दो हो गया, मेजोरिटेरियन में दो हो गया सब टाइप्स। तीसरा सब टाइप्स लिखो उसमें एरो बना के, उसको लिखो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। ठीक है, SMP ब्रैकेट में लिखो SMP। ठीक है, बड़ा कैपिटल में SMP, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। तो मेजोरिटेरियन जो इलेक्टोरल सिस्टम है उसमें तीन सब सिस्टम हो गए। ठीक है, सब टाइप्स हो गए। क्लियर है? अब आ जाओ जो है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन वाला में। ठीक है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में अब देखो तुम उसका बनाओ, उसमें भी तीन सब टाइप्स बनाओ, एरो बनाओ और तीन सब टाइप्स लिखो। ठीक है, पहला लिखो पार्टी लिस्ट PR, पार्टी लिस्ट PR, PR P बड़ा और R बड़ा होगा, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव हो गया यहाँ पे पार्टी लिस्ट PR। ठीक है, सेकंड सब टाइप लिखो इसमें सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, वोट वोट। ठीक है, STV, STV। और थर्ड जो सब टाइप है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का, उसको लिखो मिक्स्ड, मिक्स्ड मेंबर PR, इसको शॉर्ट में बोलते हैं MMP, ब्रैकेट में लिखो MMP। तो तीन टाइप सब टाइप्स हो गए प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का। क्लियर? पहला है पार्टी लिस्ट PR,
सेकेंड है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, STV ब्रैकेट में, ठीक है। और तीसरा जो है मिक्स्ड मेंबर PR ब्रैकेट में लिखो MMP। क्लियर। अब आ जाओ मिक्स्ड सिस्टम वाला में। अब मिक्स सिस्टम में तुम लोग को दो सब कैटेगरी बनाना है, सब टाइप्स बनाना है, ठीक है। तो 2 एरो करो, उसके नीचे 2 एरो करो, ठीक है। उसमें लिखो मिक्स्ड मेंबर PR, पहला लिखो मिक्स्ड मेंबर PR, और सेकंड लिखो मिक्स्ड मेंबर मेजोरिटेरियन, मिक्स्ड मेंबर मेजोरिटेरियन। पहला हो गया MMP ब्रैकेट में, पहला को लिख दो MMP और दूसरा को लिख दो ट्रिपल M मिक्स्ड मेंबर मेजोरिटेरियन, ठीक है। 2 हो गया इसमें, ठीक है। इसे इसे पैरेलल वोटिंग भी कहते हैं, बाद में जब पूरा पढ़ेंगे डिटेल में तो इसको कर। तो ये हमारा जो इलेक्टोरल सिस्टम है उसका एक स्ट्रक्चर है पूरा कि कितने इसके टाइप्स हैं, ठीक है। और इस टाइप्स में भी कितने सब टाइप्स हैं, ये हमेशा हमारे माइंड में रहना चाहिए, ठीक है। जो क्वेश्चन जब पूछेगा तुमसे तो दो ही क्वेश्चन पूछेगा। एक पूछ सकता है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, इसको टिक कर दो, इसको हमें विस्तार से पढ़ना है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। क्योंकि हम इंडियन इलेक्टोरल सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं, इसलिए फर्स्ट पास्ट द पोस्ट को बेहतर ढंग से पढ़ना है, और प्रोपोर्शनल जो रिप्रेजेंटेशन है उसको बेहतर ढंग से पढ़ना है। 2 को हमें बेहतर ढंग से पढ़ना है। और जो मैंने टाइप्स और सब टाइप्स जो मैंने बताया है वो इंडिया में नहीं बल्कि वर्ल्ड में इस तरह के जो इलेक्शन जो कंडक्ट होते हैं और जो पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं, ठीक है, उसमें ये फॉर्मूला जो है, ये मेथड जो है अपनाया जाता है विभिन्न देशों में, अलग अलग देशों में। लेकिन हमें केवल जान लेना है कि इसमें होता क्या है बस। लेकिन हमें 2 पर ज्यादा फोकस करना है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट और दूसरा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। क्लियर हो गया? ये पूरा स्ट्रक्चर क्लियर है तुम लोग को? कोई दिक्कत? किसी को दिक्कत है तो बोलो अभी। किसी को दिक्कत है स्ट्रक्चर पे? एनीबॉडी? नहीं, कोई स्ट्रक्चर क्लियर हो गया तुम लोग को? अब आ जाओ, पहला हम लोग शुरू करते हैं। वो करते हैं, मीन्स हमने देखा कि इलेक्टोरल सिस्टम ब्रॉडली कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स, मेजोरिटेरियन, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और थर्ड मिक्स सिस्टम। अब हम जो है मेजोरिटेरियन वाला को हम शुरू करते हैं। पहला जो हमने बताया था टाइप्स में, उसको अब देखो कैसे क्या है। 3 उसमें सब टाइप्स बताए, उसको समझो पहले। तो पहले ये समझना है कि जो मेजोरिटेरियन जो है वो क्या है। एक मेजोरिटेरियन जो इलेक्टोरल सिस्टम है उसको पहले समझो, फिर हम सब टाइप्स पे आएंगे, ठीक है। तो मेजोरिटेरियन जो इलेक्टोरल सिस्टम है, इट इज ए वेरी वेरी ओल्ड एंड सिंपल इलेक्टोरल सिस्टम। ये बहुत ही पुराना और बहुत ही आसान जो है निर्वाचकीय पद्धति या प्रणाली है, ठीक है। ये बहुत पुराना, इट इज वेरी ओल्ड एंड सिंपल इलेक्टोरल सिस्टम। इसमें होता क्या है कि ये एक सिंपल रूल अप्लाई होता है जहां पे जो कंस्टिट्यूएंसी होता है और जिस कंस्टिट्यूएंसी में एक मेंबर का को इलेक्ट करना होगा। क्योंकि इलेक्टोरल सिस्टम में 2 ही चीज पे ध्यान देना है। क्या, किस लिए इलेक्टोरल सिस्टम बना है? कि किस पद्धति, किस फॉर्मूला के द्वारा जो है इलेक्शन कंडक्ट किए जाएंगे और किस फॉर्मूला और मेथड और सिस्टम के तहत जो है इलेक्ट जो रिप्रेजेंटेटिव होगा वो इलेक्ट होगा। कौन सा मेथड होगा, 2 ही चीजों पे हमेशा फोकस कर रहा है इलेक्टोरल सिस्टम। तो ओल्ड एंड सिंपल इलेक्टोरल सिस्टम है मेजोरिटेरियन। और ये जो है जहां पे जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसमें एक अगर मेंबर को चुनना है तो ये पद्धति अपनाया जाता है। इसलिए इंडिया में भी ये पद्धति अपनाया गया है, ठीक है। तो दिस सिंपल रूल अप्लाइज वेयर there is a one member constituency, there is one member constituency. This simple rule applies where there is one member constituency and only one representative should be elected.
जहां पे 1 मेंबर कंस्टिट्यूएंसी है और जहां पे एक ही मेंबर को एक कंस्टिट्यूएंसी से इलेक्ट करना है, वहां पे मेजोरिटेरियन इलेक्टोरल सिस्टम अपनाया जाएगा। और बहुत ये पुराना और बहुत सरल जो है, सिंपल है, एक इलेक्टोरल सिस्टम है। क्लियर है? वहां पे अप्लाई किया जाएगा जहां पे 1 मेंबर कंस्टिट्यूएंसी है, ये वर्ड याद रखना है, 1 मेंबर कंस्टिट्यूएंसी, और जहां पे 1 रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करना है। 1 रिप्रेजेंटेटिव शुड बी इलेक्टेड, एक रिप्रेजेंटेटिव जनप्रतिनिधि एक कंस्टिट्यूएंसी से जहां पे इलेक्ट करना है, वहां पे ये सिस्टम अपनाया जाता है। तो विच ओवर कैंडिडेट candidate gets the highest number of votes in a constituency will be considered elected। इसमें क्या होता है कि जो भी विच एवर कैंडिडेट गेट्स द हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स, जो ज्यादा वोट जो है कंस्टिट्यूएंसी में उसको मिलता है, अगर प्राप्त करता है, तो वो कंसीडर कर दिया जाता है कि ये इलेक्टेड है। जैसे हम लोग एमपी जो एमपीज है और जो एमएलए हैं जिनका इलेक्शन जो हो रहा है, देखते हो, जिसको ज्यादा वोट मिल गया वो विजयी घोषित हो जाता है, चाहे एक वोट ही ज्यादा उसको क्यों नहीं मिला। ठीक है? तो ये सिस्टम है, इलेक्शन होता है और उसमें जो ज्यादा वोट मिल जाता है तो वो जीत जाता है। माने विच एवर कैंडिडेट गेट्स द हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स इन ए कंस्टिट्यूएंसी विल बी कंसीडर्ड इलेक्टेड। ठीक है? तो ये है मेजोरिटेरियन जो इलेक्टोरल सिस्टम है। क्लियर है? मेजोरिटेरियन सिस्टम क्या है, अभी इसको समझे। अब इसके जो है जो सब टाइप्स जो है, या जो वेज है जिसके आधार पर मेजोरिटेरियन इलेक्टोरल सिस्टम को लागू किया जाता है, उसको देखो। तो दिस सिस्टम कैन बी सीन इन 3 वेज। 3 वेज में ये सिस्टम को तुम देख सकते हो। जैसे मैंने कहा 3 भागों में डिवाइड किया था, 2RS और AV और SMP। तो 3 भागों में जो सब कैटेगराइज किया था मेजोरिटेरियन से, जो तुम्हें पहले ही स्ट्रक्चर मैंने तुम्हें बता दिया था। तो दिस सिस्टम माने मेजोरिटेरियन सिस्टम कैन बी सीन इन 3 वेज। 3 तरह के जो वे में हम देख सकते हैं। पहला है द 2 राउंड सिस्टम। अब इसको समझो, क्योंकि हमें केवल समझना है 2 राउंड सिस्टम, और जो अल्टरनेटिव वोट सिस्टम है उसको केवल समझ लेना है, और किस देश में इसको अपनाया जाता है ये समझना है। कैसे होता है, क्या होता है, इतना हमें जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है? जब हम इसमें आएंगे, तुम कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स जब तुम लोग पढ़ोगे, तो कंपैरेटिव गवर्नमेंट और पॉलिटिक्स में इसे पूरा विस्तार से पढ़ाया जाएगा। ठीक है? ये ध्यान रखना तुम लोग, क्योंकि मैं बीए प्रोग्राम के बच्चों को कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स पढ़ाता हूँ, तो उसमें बहुत विस्तार से हम लोग पढ़े, लेकिन यहाँ पे तुम्हें शॉर्ट करके तुम्हें इस चीजों को मैं बता रहा हूँ। ठीक है? तो लेकिन हमें यहाँ पे जो देखना है वो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट को देखना है, मेजोरिटेरियन वाले जो सब्जेक्ट जो टाइप्स है। तो ये भी जो पहला जो है 2RS, जिसको मैं कहा था द 2 राउंड सिस्टम, पहला जो वेज है इसको वे द 2 राउंड सिस्टम, और इसको जो है डबल बैलेट भी कहा जाता है। 2 राउंड सिस्टम, इसके डबल बैलेट भी कहा जाता है, और 2 स्टेज सिस्टम भी कहा जाता है। तीनों नाम याद रख लो, समझने में आसानी होगा। क्योंकि एक नाम भी तुम्हें याद आ जाएगा तो तुम इसके बारे में लिख दोगे। तो द 2 राउंड सिस्टम ऑल्सो नोन एज द डबल बैलेट, ठीक है, और 2 स्टेज सिस्टम। ठीक है? और ये जो सिस्टम है 2 राउंड सिस्टम या डबल बैलेट या 2 स्टेज सिस्टम, ये फ्रांस में है। ये ध्यान रखना है तुमको, फ्रांस में ये सिस्टम जो है लागू है, फ्रांस कंट्री में जो इसको लागू किया गया इस सिस्टम को। इसमें होता क्या है देखो, अब इसको समझो कि होता क्या है। दिस सिस्टम इज मोस्टली यूज्ड फॉर द पोस्ट ऑफ prescribe the win to win the candidate half of the votes cast plus 1 vote have to be obtained। कह रहा है कि इसमें जो है ये क्या किया जाता है कि वोटिंग होता है, 2 राउंड वोटिंग होती है, और इसमें हाफ ऑफ द टोटल वोट्स कास्ट, हाफ फॉर्मूला देखो कौन सा, इसमें वोट तो
होगा ही, लेकिन वोट्स के बाद जो है क्या होगा कि कैंडिडेट कौन जीतेगा इसमें, जिसे हाफ ऑफ द टोटल वोट कास्ट, मतलब जितना कास्ट हुआ है वोट, जितना वोट कास्ट हुआ है उसका हाफ प्लस 1 वोट हैव टू बी ऑब्टेन्ड। जो एक जैसे मान लो कि 30 वोट पड़ा, टोटल कास्टिंग वोट जो है 30 है, और 30 का मतलब हाफ उसका कितना हो गया 15। तो 15 प्लस 1, जिस कैंडिडेट को 15 प्लस 1 अगर मिलता है, ठीक है, 15 प्लस 1 अगर मिलता है तब वो कैंडिडेट जीतेंगे, ठीक है। टू विन द कैंडिडेट हाफ ऑफ द टोटल वोट्स कास्ट प्लस 1 वोट हैव टू बी ऑब्टेन्ड, ठीक है। तो एक तो ये फॉर्मूला है, लेकिन अगर मान लो कि 15 प्लस 1 माने 30 में से आधा 15 हो गया, 15 प्लस 1 16, अगर किसी कैंडिडेट को नहीं मिला, ये भी एक स्थिति आ सकती है कि नहीं मिला, ठीक है। इफ इट डज नॉट, अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या होगा, तो देन द सेकेंड राउंड ऑफ among the candidates who get more votes first, तो उसमें जो ज्यादा दो कैंडिडेट जो ज्यादा वोट जो प्राप्त किया है, उसमें सेकंड जो है सेकंड स्टेज या सेकंड जो फिर जो है इसमें वोटिंग होगी और उसमें उसको विजयी प्राप्त होगा दोनों में से। देन द सेकंड राउंड ऑफ, ठीक है, ऑफ among the candidates who get more votes first, दो में से फिर उसका इलेक्शंस होगा और दोनों में से जो ज्यादा प्राप्त कर लेगा दूसरे राउंड में वो विजयी हो जाएगा। ये इसका है, ये फ्रांस में है। पहले में वोट हो गया 15 प्लस 1 तो ठीक है, नहीं तो सेकेंड राउंड जो 2 होगा, मान लो किसी को 13 मिल गया, किसी को 14 मिल गया, तो दोनों में फिर इलेक्शंस होगा और फिर 15 प्लस 1 जिसका हो जाएगा वो जीत जाएगा। मैंने सेकेंड राउंड में, सेकेंड राउंड ना डबल बैलेट इसको बोल देते हैं, या 2 स्टेट बोल देते हैं, या 2 राउंड सिस्टम इसीलिए बोल देते हैं। 2 राउंड में हो गया, संपन्न हो गया और वो कैंडिडेट जो है जीत गया। दूसरा जो है जो मैंने बताया था कि एवी द अल्टरनेटिव वोट, द अल्टरनेटिव वोट एवी बोलते हैं इसको। समझो क्या है इसमें, क्या है इसको, ऑल्सो नोन एज इंस्टेंट रन ऑफ सिस्टम, also known as instant run off, RUNOFF, run off system, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें देखो इसमें क्या है, ये एक वैकल्पिक मत व्यवस्था है। इसमें क्या होता है, देखो ये ऑस्ट्रेलिया और आयरलैंड में ये व्यवस्था अपनाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया और आयरलैंड में ये व्यवस्था अपनाया जाता है। इसमें दिस सिस्टम इज वोटेड फॉर प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस इन ऑस्ट्रेलिया एंड आयरलैंड। तो ऑस्ट्रेलिया और आयरलैंड में प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के लिए इस तरह के सिस्टम को अपनाया जाता है, ठीक है। इसमें होता क्या है, इसे हम अगर समझना है तो इसको ए लाइन ऑफ प्रेफरेंस भी बोल सकते हैं, और लाइन ऑफ प्रेफरेंस, इसमें प्रेफरेंस के आधार पे, जैसे राष्ट्रपति का हम लोग का भी होता है प्रेफरेंस के आधार पे किसको किसको देते हैं, तो वहां पे भी प्रेफरेंस के आधार पे जो है कह रहा है कि दिस सिस्टम इज यूज्ड फॉर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन ऑस्ट्रेलिया एंड आयरलैंड, ठीक है। तो अब देखो क्या होता है इसमें, व्हेन वोटिंग फॉर यू कैंडिडेट the liker are marked 1 2 3 on the basis of priority and preference। तो जो वोटिंग जो होता है कैंडिडेट्स को जो वोट हम देता है यहाँ वोटर्स, तो उसमें मार्क कर देता है, मार्क 1 2 3 4, ठीक है। 4 कैंडिडेट है तो 1 2 3 4, जैसे मान लो कि इसमें बहुत सारे, इसमें मान लो आदित्य है, ईश्वर है, रूपाली है, आरती है, 4 कैंडिडेट्स अगर प्रेसिडेंट के उठ गए, अब मुझे देना है तो मैंने पहला आदित्य को दे दिया, दूसरा ईश्वर को दे दिया, रूपाली को दे दिया, आरती को दे दिया, ऐसे प्रेफरेंस। तो हम ए लाइन ऑफ प्रेफरेंस के रूप में हम इसे कर सकते हैं। तो फॉर योर कैंडिडेट वोटर्स जो क्या करता है, कैंडिडेट्स को जो है मार्क करता है 1 2 3 ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी एंड प्रेफरेंस, प्रेफरेंस के आधार पर मार्क करता है
or one does not get an absolute majority in the first calculation, that the second choice is transferred to the both. अब देखो इसमें क्या होता है कि जो लोएस्ट वोटेड जो कैंडिडेट होता है, माने अगर मान लो कि अगर वो जो एक हाफ प्लस वन वाला जो मेथड अगर उसने पार नहीं किया, तो उस स्थिति में क्या होगा कि जो लोएस्ट वोटेड कैंडिडेट्स हैं उनका जो है उनका जो है वोट जो है दूसरे मतलब सेकंड चॉइस वाला वोट जो है दूसरे जो सबसे हाईएस्ट जो रैंक में होंगे उनमें ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ठीक है, उसमें ट्रांसफर करके और इस ये प्रक्रिया चलती रहेगी, और जैसे उसका हाफ प्लस वन आ जाएगा तो वो कैंडिडेट विजयी हो जाएंगे। ठीक है, लोएस्ट 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 वोटेड कैंडिडेट्स का ही होगा वो जो उसका जो है वो ट्रांसफर होगा लोएस्ट वाला का, लोएस्ट का नीचे का जिसको कम मिलेगा उसमें देखा जाएगा कि सेकंड चॉइस में कौन कौन लोगों को मिलेगा। उसका सेकंड चॉइस में अगर मान लो कि आदित्य को मिला तो उसको चला जाएगा, सेकंड चॉइस अगर मिला है ईश्वर को तो उसको चला, ऐसे ऐसे करते करते फिर 15 प्लस माने हाफ प्लस वन का जो फॉर्मूला जो वहां पे सेट हो जाएगा तो वहां पे वो जीत जाए। माने ये एक अल्टरनेटिव वोटिंग सिस्टम जो है ये लाइन ऑफ प्रेफरेंस के आधार पे ये किया जाता है। और ये व्यवस्था मैंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया और आयरलैंड में है। ठीक है, क्लियर हो गया। पहले में क्या था कि पहले में ये था कि जितना कास्ट वोट है और वन वोट उसमें जोड़ा जाएगा, और अगर वो नहीं हुआ तो जो ज्यादा जो जो वोट्स होगा उनमें फिर एक इलेक्शंस होगा दोनों में, और जो होगा वो जीत जाएगा। ठीक है, द 2 राउंड सिस्टम वाला में 2 राउंड में होगा। पहले राउंड में अगर नहीं जीता तो दूसरा राउंड फिर होगा जो ज्यादा वाले जो ज्यादा वोट्स गेट किए हैं जो कैंडिडेट। दूसरे वाला में मैंने क्या कहा कि इसमें प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए होगा, इसमें जो वोटर्स हैं वो प्रेफरेंस के आधार पे अपना वोट देंगे और इसमें भी हाफ प्लस वन मिलेगा। लेकिन अगर वो स्थिति नहीं आया तो जो लोवेस्ट कैंडिडेट्स होंगे लिस्ट में जो वोटेड कैंडिडेट होंगे उनका वोट दोनों के बीच में जो है क्या किया जाएगा ट्रांसफर कर दिया जाएगा। और ट्रांसफर करते करते जब तक उसका जो फुलफिल नहीं होता है कोटा तब तक वो लोएस्ट वाला को ट्रांसफर करते जाएंगे। तो ये आ जाएगा अल्टरनेटिव वोट सिस्टम वाला। ठीक है, जो तीसरा है और सबसे महत्वपूर्ण है उस पर अब ध्यान देते हैं। जो इंडिया हो गया, कनाडा हो गया, यूके हो गया, यूएसए हो गया, इन सारे देशों में ये इलेक्टोरल जो सिस्टम है वो अडॉप्ट किए गए हैं। ठीक है, जितने भी डेमोक्रेटिक डेमोक्रेटिक लेजिस्लेटिव जो है इलेक्शंस है, डेमोक्रेटिक लेजिस्लेटिव इलेक्शंस है, वो इसी मेथड से हेल्ड होते हैं, किए जाते हैं, संपन्न किए जाते हैं। कौन सा? एसएमपी। अब एसएमपी पे गौर करो। एसएमपी ये हमें विस्तार से पढ़ना है। ठीक है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, इसको हम विस्तार से पढ़ेंगे, क्या एडवांटेज है क्या डिसएडवांटेज है, और फिर प्रोपोर्शनल वाले को विस्तार से पढ़ेंगे और दोनों में फिर तुलना करके भी देखेंगे, कंपैरिजन करेंगे क्या इसमें है। अब देखो जो एसएमपी है, सिंगल मेंबर प्लुरलिटी सिस्टम, या इसको एज ऑल्सो नोन एज फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, इसको सिंगल मेंबर प्लुरलिटी सिस्टम भी बोलते हैं एसएमपी। और एसएमपी में आ जाएगा एज ऑल्सो नोन फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, एफपीटीएस। एफपीटीएस मैं शॉर्ट में इसको कर दिया हूं, एफपीटीएस, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, लेकिन हम इसको बोलते हैं सिंगल मेंबर प्लुरलिटी सिस्टम, एसएमपी। एसएमपी और ऑल्सो नोन एज फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। अब इसको तुम हेडिंग डालो और फिर इसको समझो बेहतर ढंग से, इसको अच्छे ढंग से समझना है। ठीक है, देखो ये बहुत ही प्रिविलेंट जो सिस्टम है, ये बहुत ही प्रचलित व्यवस्था है। दिस सिस्टम इज वेरी प्रिविलेंट इन कनाडा, इंडिया, यूके, यूएसए। ठीक है, एज मेनी डेमोक्रेटिक लेजिस्लेटिव इलेक्शंस आर हेल्ड इन द वर्ल्ड, इन इट इज थ्रू दिस सिस्टम, इट इज थ्रू दिस सिस्टम। तो मेनी, मैंने कहा कि एज मेनी डेमोक्रेटिक लेजिस्लेटिव इलेक्शंस आर हेल्ड इन
द वर्ल्ड इट इज थ्रू दिस सिस्टम। इस सिस्टम के थ्रू जो है, माध्यम से विभिन्न तरह के जो लोकतांत्रिक जितने भी लेजिस्लेटिव चुनाव होते हैं, जैसे मैंने कहा कनाडा, इंडिया, यूके, यूएसए, अब पूरा कह गया ये सबसे ज्यादा डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो इनमें तो इसलिए मैंने कहा कि ये सिस्टम बहुत ही प्रिविलेंट है, बहुत ही प्रचलित सिस्टम जो है माना जाता है इसको, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट को। इंडिया में भी देखो एमपी का, एमएलए का इलेक्शन, अभी भी कितने ज्यादा इलेक्शन हुए हैं, कई राज्यों का इलेक्शन हुए हैं, कई बाई पोल्स होने वाले थे, इलेक्शन कमीशन ने स्थगित कर दिया ड्यू टू कोविड 19 सिचुएशन, पैंडेमिक सिचुएशंस के उस पे। और इलेक्शंस में तो तुम देख ही रहे हो किस तरह का, वो तो बाद में हम पढ़ेंगे किस तरह इलेक्शन मैनेजमेंट होता है, किस तरह से प्रचार वगैरह हो रहा है। अभी मैं देखा मैसेज में कि श्रीनिवास सर लिख रहे हैं कि मैं ड्यू टू वैक्सीनेशन में मैं आज क्लास नहीं ले सकता हूँ। तो पहले का जो सिचुएशन था, मैंने सुना था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, आजादी के पहले तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। अब देखो कई राज्यों में जो मुख्यमंत्री और पार्टी के थे, तुम मुझे वोट दो मैं तुम्हें फ्री वैक्सीनेशन दूंगा, तुम मुझे वोट दो मैं तुम्हें फ्री वैक्सीनेशन दूंगा। अब आज के दौर में ये कंपेनिंग जो है प्रचार प्रसार के लिए एक बहुत बड़ा बना हुआ है। चूंकि वैक्सीनेशन था इसलिए मुझे याद आया कि ये अब बोला जा रहा है पार्टियों के द्वारा, बड़े बड़े नेताओं के द्वारा, तुम मुझे वोट दो मैं तुम्हें फ्री वैक्सीनेशन दूंगा। तो वो समय के अनुसार है, वो तो बाद में करेंगे। द तो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट को और आगे समझते हैं कि और क्या है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि द वेज इन डिफरेंट फ्रॉम बोथ द एबव सिस्टम, ये दोनों सिस्टम हमने देखा था, उससे ये जो सिस्टम जो है ये डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है? इन इन कंपैरिजन, इफ ए कैंडिडेट गेट्स मोर वोट्स देन ही इज डिक्लेयर्ड ए विक्ट्री। इसमें क्या है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट में ये दोनों जो एबव सिस्टम हमने देखा था उससे डिफरेंट है। द वेज इन डिफरेंट फ्रॉम बोथ द एबव सिस्टम, इन कंपैरिजन, इफ ए कैंडिडेट गेट्स मोर वोट्स देन ही इज डिक्लेयर्ड ए विक्ट्री। जो तुलनात्मक ढंग से, तुलनात्मक रूप से जो कैंडिडेट जो है ज्यादा वोट्स प्राप्त करेगा वो कैंडिडेट विजयी घोषित कर दिए जाएंगे। इसमें कोई ये जो फॉर्मूला नहीं है कि हाफ ऑफ द टोटल वोट्स कास्ट प्लस 1 वोट जो लेगा वही जीतेगा, कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई सेकंड राउंड वाला फॉर्मूला इसमें कुछ नहीं है। इसमें यह है कि जो ज्यादा कैंडिडेट गेट्स मोर वोट्स देन ही इज डिक्लेयर्ड ए विक्ट्री। जो ज्यादा, अगर मान लो 30%, अगर 100 में से 30% वोटिंग कास्ट हो रहा है और किसी को 5 मिल गया और 5 सबसे ज्यादा मिल गया 30 में, तो वो विजयी घोषित कर दिया जाएगा। और इंडिया में ये सिस्टम है, 100 व्यक्ति 100 वोटर्स, 100 वोटर्स में 30 वोटर्स ने वोट कास्टिंग किया अपना, और 30 में से 5 जीत गया, वो एमपी बन गया। देखो क्या सिस्टम है। और बोला जाता है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में बहुमत का शासन है। ये कहाँ बहुमत का शासन है? 95 लोग ने वोट उसको नहीं दिया मुझे, या जिसको भी मान लो कि मुझे वोट नहीं मिला, 5 लोग दिया और 95 लोग नहीं चाहते हैं। और जैसे 2014 और 2019 का इलेक्शन हुआ, उसमें 30% ही टोटल कास्टिंग वोट का 30% बीजेपी को मिला, और 30% बीजेपी को मिला, 31 या 32 जितना भी होगा, और वो पूरे देश पे शासन व्यवस्था कर रही है, मेजोरिटेरियन की गवर्नमेंट कही जा रही है। कैसे हो सकता है? 70% तो लोगों ने बीजेपी को लाइक नहीं किया। तो बहुत सिस्टम इसमें डिसएडवांटेज है। लेकिन चूंकि जनसंख्या, हमारा पॉपुलेशन इतना ज्यादा है, और पॉपुलेशन के साथ साथ जो इलिटरेसी वगैरह या बहुत सारी जो कमियां हैं हमारे जनता के अंदर, और टेरिटरी वगैरह, पॉपुलेशन वगैरह को लेके, लिटरेसी को लेके, पॉलिटिकल लिटरेसी तो है ही नहीं, और लिटरेसी है वो भी तो जीरो है। केवल लिखना लिखना नाम और पता, नाम और लिख दिया तो लिटरेट हो गया, वो उस तो कंडीशन है ही। लेकिन पॉलिटिकल जो लिटरेसी होना चाहिए, राजनीतिक रूप से जो साक्षरता होनी चाहिए लोगों में, वो 100 में से 1% लोगों के पास है।
ठीक है, तुम आकलन कर लेना, पढ़े लिखे लोगों के पास भी पॉलिटिकल लिटरेसी जो होना चाहिए वो नहीं है। ठीक है, उसके बारे में तो ये तुम्हारा हो गया कि जिससे ज्यादा वोट मिल जाएगा वो जीत जाएगा। क्लियर है? अब आ जाओ, ओनली वन मेंबर कैन विन इन दिस कॉन्स्टिट्यूएंसी। दूसरा इसमें है कि इसमें जिसको ज्यादा वोट मिला वो जीत गया, कंपैरिजन, ऑन द बेसिस ऑफ कंपैरिजन, जिसको जिस कैंडिडेट को ज्यादा वोट मिला। दूसरा है कि वहीं पे फॉर्मूला लागू होगा, ये सिस्टम लागू होगा जहां पे एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक कैंडिडेट को जीतना है, मैंने वन कॉन्स्टिट्यूएंसी वन इलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव, वन कॉन्स्टिट्यूएंसी ओनली वन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, जहां पे ओनली वन मेंबर कैन विन इन दिस कॉन्स्टिट्यूएंसी। इसका मतलब है कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक ही जो है रिप्रेजेंटेटिव चुना जाएगा, वहीं पे लागू होगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया। जैसे हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी या विधानसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसी बनी हुई है अलग अलग। ठीक है, जो परिसीमन जो कमीशंस ने डिसाइड किया है कि कॉन्स्टिट्यूएंसी कहाँ से कहाँ किस का होगा और क्या नाम होगा उसका, उसके आधार पे तो जो है ये हो गया। तो इसको हम फर्स्ट पास्ट द पोस्ट कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया क्या है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट और कहाँ पे इसको लग गया। अब इसके हम एडवांटेज और डिसएडवांटेज पे गौर करेंगे। ठीक है, अब हमें एडवांटेज और डिसएडवांटेज पे देखना, हम आज और कल में फटाफट इसको खत्म करेंगे, दोनों दिन में, आज और कल में ये पूरा क्लासिफिकेशन अब इलेक्टोरल सिस्टम खत्म होगा। अगले वीक में हम लोग जो है इलेक्टोरल प्रोसेस के बारे में, जो ए मैंने बताया सिलेबस का ए इलेक्टोरल प्रोसेस, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे माने नेक्स्ट जो वीक है उस पे। क्लियर? तो फटाफट इसको खत्म करना है। ठीक है, इसलिए जल्दी जल्दी मैं खत्म करना चाहूंगा इसको। अब देखो एडवांटेज, देखो इसमें क्या है, जो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट है उसका एडवांटेज देखो, इसमें एडवांटेज क्या, इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है, तब और क्लियरिटी हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें देखो जो एडवांटेज ये है कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम आर पार्टिकुलरली प्रेज्ड फॉर बीइंग सिंपल टू यूज एंड अंडरस्टैंड। तो इसकी पहली प्रशंसा इसलिए होती है कि ये बहुत सिंपल टू यूज है, अंडरस्टैंड है। इसको सिंपली जो है हम यूज कर सकते हैं और समझ सकते हैं, हम समझ जाएंगे कि ऐसे होता है वोटिंग, और इसमें जो ज्यादा हो जाएगा वो जीत जाएगा। वही देखो जो हमने ए और बी देखा इसी का, तो वो कितना डिफिकल्ट है, कैसे कास्ट होगा, कैसे क्या होगा, कैसे 50 टोटल हाफ का उसका प्लस कैसे होगा, ये बहुत डिफिकल्ट है। ठीक है, वो साधारण व्यक्ति को समझ में नहीं आएगा। और इसे अगर मान लो कि जो प्रोसेस जनता को समझ ही में नहीं आए, तो क्या उसके प्रति क्या विश्वास होगा, क्या फेथ होगा? कोई फेथ नहीं होगा। तो पहला चीज है कि पर्टिकुलरली जो ये प्रेज किया जाता है फॉर बीइंग सिंपल टू यूज एंड अंडरस्टैंड। पहला, its concept is easy to understand, its concept is easy to understand and ballots can more easily be counted than those is preferential voting system। ठीक है, तो जो प्रिफरेंशियल वोटिंग सिस्टम तुमने देखा है पहले, ठीक है, और सेकंड राउंड वाला सिस्टम तुमने देखा, उसके मुकाबले इसके कॉन्सेप्ट को समझना बहुत आसान है। इट्स कॉन्सेप्ट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड एंड बैलेट्स कैन मोर इजिली टू बी काउंटेड। और जो बैलेट्स है, तूने जो बैलेट से इलेक्शन होता है या ईवीएम मशीन वाला भी देख लो, पहले हम पढ़ेंगे इलेक्टोरल प्रोसेस में, बहुत सारे चीजों को पढ़ेंगे कि कौन कौन सा मेथड अपनाया गया। बहुत सारे 4-5 मेथड इंडिया में भी जो है चेंज किए गए हैं इलेक्शन को देख हम लोग बैलेट तक ही जानते थे, तो मैंने पढ़ा तो और भी बहुत सारे सिस्टम जो है पहले अपनाए गए हैं बैलेट के पहले इलेक्शन कंडक्ट कराने के लिए। ठीक है, तो उसको भी हम लोग चर्चा करेंगे इलेक्टोरल प्रोसेस में। तो इजीली हम काउंट कर लेते हैं, बैलेट काउंट कर लिए, जो ज्यादा हो गया उसको वो कर दिए, जिसको नहीं आता। पहला तो ये हो गया इसका इम्पोर्टेंस, जो इम्पोर्टेंस है एडवांटेज जो है कि ये इजी अंडरस्टैंड है, इसका कंसेप्ट है, इजी समझ सकते हैं, इसका जो बैलेट है वो इजीली जो काउंटेबल है, काउंट कर सकते हैं।
ठीक है। उसके बाद जो है इट प्रोवाइड ए क्लियर कट चॉइस फॉर वोटर्स बिटवीन टू मेन पार्टीज। ठीक है, इट प्रोवाइड्स ए क्लियर कट चॉइस फॉर वोटर्स बिटवीन टू मेन पार्टीज। जो दो मुख्य, मान लो कांग्रेस और बीजेपी है, तो ये एक ऐसा सिस्टम है जो क्लियर कट चॉइस बता देता है कि हम बीजेपी को देंगे या कांग्रेस को देंगे। ठीक है, टू पार्टीज में एक तरह से क्लियर कट चॉइस जो है प्रोवाइड कर देता है कि आप दो में से किसको, कांग्रेस को, हालांकि मल्टी पार्टी सिस्टम है, उससे भी हमें कोई मतलब नहीं है। 5 पार्टी है तब भी उस 5 पार्टी में दो पे ही ब्रेन जाएगा ना कि हम ये या ये, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी, किसको, तो बीजेपी दे कि कांग्रेस दो, नहीं नहीं इसको दे, कांग्रेस को दे दो, नहीं नहीं बीजेपी को देते। तो इट्स प्रोवाइड ए क्लियर कट चॉइस फॉर वोटर्स बिटवीन टू मेन पार्टीज। ठीक है, ये क्लियर कट चॉइस है, इसमें दे दो। उसमें प्रेफरेंस वाला में क्या था, इसको भी दो, 1 2 3 4 5 कर दिए, 5 6 कर दिए। तो ये पता, इट्स गिव्स rise to single governments which have legislative voting majorities, share of votes, percentage share of seats। इसमें देखो, it gives rise to single governments। ये सिंगल गवर्नमेंट्स के लिए जो है एक तरह से प्रोवाइड कर रहा है सिंगल गवर्नमेंट, क्योंकि ज्यादा जिसको वोट वोट मिलेगा, वोट परसेंटेज मिलेंगे, शेयर ऑफ वोट्स जिसको ज्यादा मिलेंगे, शेयर ऑफ सीट्स उसको ज्यादा मिलेगा, निश्चित है। शेयर ऑफ वोट्स ज्यादा जिसको मिलेंगे, शेयर ऑफ सीट्स ज्यादा मिलेगी। तो एक तरह से सिंगल गवर्नमेंट की संकल्पना को ये पूरा करता है। हालांकि कोलिशन गवर्नमेंट बनेगा, ठीक है, क्योंकि उतनी सीट्स हो सकता है कि जो है जो सीट 1/2+1 का जो कंसेप्ट इसमें है सीट्स के लेकर, वो नहीं मिल पाए। ठीक है, लेकिन एक अवधारणा ये लगा कर चला जाता है कि ये सिंगल गवर्नमेंट्स को कहीं ना कहीं ये करेगा। ठीक है, उसके बाद एक और इसमें फायदा है कि एक तरह सिंगल गवर्नमेंट बन जाएगी तो अपोजिशन पार्टी के लिए भी बहुत ही रिलीवेंट है। अपोजिशन पार्टी के लिए भी रिलीवेंट है कि अगर सरकार बन गई और उसमें जिसको 10% टोटल सीट्स का 10% जिसको मिल गया, तो अपोजिशन पार्टी के रूप में स्थापित हो जाएगा। तो इट गिव्स राइज टू ए कोहेरेंट ऑपोजिशन इन द लेजिस्लेटिव। तो लेजिस्लेटिव में एक सुसंगत विरोधी का भी अवधारणा को ये पूरा करता है। ठीक है, 10%, हालांकि 2019 का जो इलेक्शन हुआ है उसमें कांग्रेस को 10% वोट नहीं मिला है। ठीक है, तो वो लेकिन फिर भी अपोजिशन पार्टी का दर्जा उसको है, लेकिन इसमें लिखा गया है कि अपोजिशन पार्टी वही होगी जो टोटल सीट का 10% उसको मिलेगा। ठीक है, तो ये स्थिति यहाँ पे समझ लेना है। तो यहाँ पे कोहेरेंट ऑपोजिशन लेजिस्लेटिव में उसके लिए भी एक तरह से ये सुविधा, ये जो सिस्टम है, प्रोसेस है, वो पहुंचा देता है। ठीक है, और ये एक तरह से इट एडवांटेज ब्रॉडली बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज। ये पॉलिटिकल पार्टीज को ज्यादा तक जो है एडवांटेज इसका मिलता है। पॉलिटिकल पार्टी को इसका बहुत ज्यादा एडवांटेज तुम देखोगे कि इसमें मिलता है। लेकिन फिर भी जो मैंने कहा था कि जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं वो भी जीत के कहीं ना कहीं आते हैं, लेकिन एडवांटेज ज्यादा पॉलिटिकल पार्टी को ब्रॉडली जो होता है वो उनको एडवांटेज मिलता है। और जो एक्सट्रीमिस्ट जो पार्टीज होती है जो राजनीतिक दल होता है एक्सट्रीमिस्ट, ठीक है, उसको कहीं ना कहीं इससे एक्सक्लूड करता है। उसको, जो एक्सट्रीमिस्ट जो पार्टी है उसको लोग वोट ही नहीं देगा। तो वो जो विधायिका में जो रिप्रेजेंटेशन से जो एक्सट्रीमिस्ट जो पार्टियां हैं उसको वंचित करने में ये बहुत बेहतर है। जैसे मान लो कोई एक्सट्रीमिस्ट पार्टी है तो उसको वोट ही नहीं देंगे, तो वोट नहीं देंगे, ज्यादा वोट ही नहीं मिलेगा, तो वो हार जाएगी। तो जब हार जाएगी तो विधायिका में जो उसका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए उससे क्या होगा, एक्सक्लूड हो जाए। माने इट एक्सक्लूडेड
extremist parties from representation in the legislative। तो legislative से एक्सक्लूड करने में ये होता है। दूसरी चीज कि ये एक तरह से जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं और जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ठीक है, उनके बीच में एक लिंक प्रोवाइड करता है। ये जो सिस्टम है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, देखो कैसे मैं बताता हूं कैसे कि ये जो उसके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, मैंने जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है और कॉन्स्टिट्यूएंसी का रिप्रेजेंटेटिव्स कौन है, उसके बीच एक लिंक प्रोवाइड करता है। इट प्रोवाइड्स ए लिंक बिटवीन कॉन्स्टिट्यूएंसीज एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। किस कॉन्स्टिट्यूएंसी से कौन रिप्रेजेंटेटिव होगा उसके बीच लिंक है। सीलमपुर से कौन जीता वो उसका रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके कौन जीता उसका रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एक ही रहेगा, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक जीत रहा है तो उसका रिप्रेजेंटेशन वो करेगा। तो इट्स प्रोवाइड ए लिंक बिटवीन कॉन्स्टिट्यूएंसी एंड रिप्रेजेंटेशन इन द एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, ठीक है। as it gives rise to a legislative of geographical representative। ये geographical representative को भी ये बताता है कि इस या इस constituency से ये representative, इस constituency से ये representative। It allows votes to choose between people rather than just between parties। ये बहुत बड़ा इसका एडवांटेज है। It allows votes to choose between people rather than just between party। ये पार्टी के बीच में ही नहीं, ये लोगों को भी चुनने में मददगार साबित होता है, अलाउ कर देता है। इसलिए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो है कहीं ना कहीं तुम देखोगे, माने इट माने अगर इसका अर्थ अगर निकाल दो तो इट गिव्स ए चांस फॉर पॉपुलर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट टू बी इलेक्टेड। क्योंकि ये हम जब वोट देते हैं तो ऐसा नहीं है कि हम पार्टियों के बीच में ही जो है कौन पार्टी पॉलिटिकल पार्टी को के बेस पे हम देते हैं, ऐसा नहीं है। जब हम वोट देने जाते हैं तो हम ये जो एक व्यक्ति को भी देखते हैं कि कौन से व्यक्ति को वोट दिया जाए। हालांकि हमारे माने इस ये एक सैद्धांतिक कहना उचित होगा, थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल हम जाति जेंडर जो हम लोग पढ़ेंगे, जो वोटिंग बिहेवियर को प्रभावित करने वाले जो फैक्टर्स हैं वो ज्यादा प्रभावित हो जाता है, ठीक है। तो it allows vote to choose between people rather than just between parties। it means it gives a chance for popular independent candidates to be elected, ठीक है। तो अभी इसमें जो है जो पॉपुलर जो होगा उसका भी कहीं ना कहीं ये जो है इसको वो कर सकता है। तो डिसएडवांटेज देखो फटाफट, इसको डिसएडवांटेज को भी देख लो क्या इसका अब देखो तुम फर्स्ट पास्ट द पोस्ट समझ गए तो निश्चित है उसके अर्थ को जब समझ गए कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट क्या होता है, कैसे इलेक्शन होता है, कैसे क्या होता है, तो निश्चित उसका एडवांटेज उसको सोच के तुम उसका एडवांटेज तुम बना लोगे। और जब एडवांटेज तुम देख लोगे तो निश्चित है कि कहीं ना कहीं उसका डिसएडवांटेज भी तुम्हें माइंड में आएगा, ठीक है। पहला जो इसमें डिसएडवांटेज ये है कि इट एक्सक्लूड स्मॉलर पार्टीज फ्रॉम फेयर रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। इट एक्सक्लूड्स स्मॉलर पार्टीज फ्रॉम फेयर रिप्रेजेंटेशन। शेयर ऑफ वोट सीट्स इसके आधार पे जो है ये करे स्मॉलर पार्टीज को कहीं ना कहीं एक्सक्लूड कर देता है, बाहर कर देता है। दूसरा करें इट एक्सक्लूड्स माइनॉरिटीज फ्रॉम फेयर रिप्रेजेंटेशन। तो ज्यादा जो माइनॉरिटीज के जो है मतदाता है उसको रिप्रेजेंटेशन से कहीं ना कहीं उसको भी एक्सक्लूड कर देता है। जो माइनॉरिटी के होंगे उसको निश्चित है कि वहां पे वोट नहीं मिलेगा, ये तो निश्चित है। और जैसे मान लो कि कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी है और तुम देखते हो कि उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में अगर हिंदू ज्यादा है और हिंदू में भी वो कास्ट राजपूत ज्यादा है, पंडित ज्यादा है, तो उसको कैंडिडेट के रूप में पॉलिटिकल पार्टी खड़ा कर दी। कहीं मुस्लिम इलाका है तो मुसलमानों को पॉलिटिकल पार्टी के रूप में, माने जो मेजोरिटी है जो मेजोरिटी के लोग हैं उसको ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है कैंडिडेट बनाने में और वो जीत भी जाता है। तो माइनॉरिटी को कहीं ना कहीं इससे रिप्रेजेंटेशन से जो है कहीं ना कहीं ये एक्सक्लूड कर देता है। और प्रेफरेंस वाला में रहता तो एक फायदा तो रहता कि चलो भाई मेरा वोट तो काउंट होगा प्रेफरेंस के आधार पे, 1 2 3 दिया
तो ये नहीं हुआ तो दूसरे में हो गया, तीसरे में हो गया, तो काउंट तो कहीं कहीं ना कहीं होगा प्रेफरेंस के आधार पे। लेकिन इसमें तो खत्म आपका वोट, ठीक है, आपने दिया और हार गया तो आपका जो 0 वोट का वैल्यू हो जाता है, एक तरह से वेस्टेड वोट्स हो जाते हैं। यही सबसे बड़ी चीज है कि इसमें कि जो वेस्टेड वोट जो है वो तो जो इसमें माइनॉरिटी के साथ साथ जो है जो वीमेन जो है वो वीमेन भी एक तरह से लेजिस्लेटिव या रिप्रेजेंटेशन में एक्सक्लूडेड हो जाती है। माइनॉरिटी भी होता है और वीमेन भी होता है। कौन महिलाओं को वोट देना चाहेगा? कोई नहीं देगा। महिलाओं को वोट कोई नहीं देगा। अगर महिलाओं को वोट देता या महिलाओं को, वीमेन्स को अगर कैंडिडेट के रूप में अगर पॉलिटिकल पार्टी खड़ा करती, उसका एक शेयर अच्छा होता, तो 33% का जो रिजर्वेशन की जो मांग बहुत दिनों से चली आ रही है कि 33% जो है रिजर्वेशन पार्लियामेंट में दिया जाए महिलाओं का, वो पहले ही पूरा हो जाता। लेकिन जो मेल डोमिनेटेड जो पैट्रियार्कल जो सोसाइटी है वो महिलाओं को आगे आने ही नहीं देती है। तो ये माइनॉरिटी को जैसे तुमने समझा कि एक्सक्लूड करता है, वीमेन को भी एक्सक्लूड करता है। कोई भी लोग महिलाओं को उस तरह के डिसीजन मेकिंग में या लेजिस्लेचर बनने के लिए जनता सोचती भी नहीं है कि महिलाओं को वहां पे उस पोस्ट पे हम भेज दें। और पॉलिटिकल पॉलिटिकल पार्टी भी नहीं सोचती। अगर मान लो पॉलिटिकल पार्टी अगर सोचती कि महिलाओं को 50% जो है पार्लियामेंट में उसको मेंबरशिप मिलना चाहिए, तो मिल जाता। कैसे मिल जाता? इसका सिंपल फॉर्मूला था, कोई भी लेजिस्लेशन पास करने की जरूरत ही नहीं है, 30% रिजर्वेशन बिल पास करने की जरूरत ही नहीं है। 5 अगर मान लो पॉलिटिकल पार्टी है, पांचों पॉलिटिकल पार्टी 50% कैंडिडेट के रूप में केवल महिलाओं को दे दे। बीजेपी 50% महिलाओं को कैंडिडेट के रूप में खड़ा करे, कांग्रेस भी 50% महिलाओं के रूप में खड़ा कर दे, 100 में से 50-50-50 पांचों, तो निश्चित है कि 50% में ही जीत के वो सारे महिलाएं 50% तो आ ही जाएंगी। ठीक है, तो ऐसी जो पॉलिटिकल विल जो है वो पॉलिटिकल पार्टी के बीच में भी नहीं है। और जो जनता है, जो वोटर्स है, वो भी महिलाओं को इस तरह के पोजीशंस पे जाने देना नहीं चाहते। इसलिए ये जो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट है उसका एक डिसएडवांटेज ये भी है कि एक्सक्लूड माइनॉरिटीज एंड वीमेन फ्रॉम फेयर रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम द लेजिस्लेटिव। ये कहीं ना कहीं क्योंकि पुरुष प्रधान जो व्यवस्था है वो ज्यादातर जो है जो कैंडिडेट का चयन की जो प्रक्रिया उसमें पुरुष को चुनना चाहता है, महिलाओं को चुनना नहीं चाहता है। क्लियर? तो इसके मैंने कहा कि सबसे बड़ी चीज है कि वेस्टेज वोट्स, जो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट जो सिस्टम है वो कहीं ना कहीं जो है इट इट लीड्स a large number of wasted votes which don't go to yards to elections of any candidates। तो जो वोट वोट जो है कैंडिडेट्स, किसी कैंडिडेट इलेक्शन में किसी कैंडिडेट्स को अगर नहीं मिलता है, नहीं जाता है, तो वो लाजिमी रूप से क्या होता है वो वेस्टेड हुआ। बोलते हैं कि अरे मैंने कांग्रेस को देकर मैंने वोट वेस्ट कर लिया, वो तो जीता ही नहीं। तो ये ज्यादा तक जो है ये चीजें जो वेस्टेज वोट का जो है ये फर्स्ट पास्ट द सिस्टम में ये कहीं ना कहीं होता है। ठीक है, तो एक तरह से जो इसका मतलब ये है कि ये एक तरह से इट कैन बी अनरिस्पॉन्सिव अनरिस्पॉन्सिव टू चेंजेस इन पब्लिक ओपिनियन। ये अनरिस्पॉन्सिव है, जो पब्लिक ओपिनियन को चेंज करने में अन रिस्पॉन्सिव है, अनप्रोटेक्टिव है ये सिस्टम। ठीक है, और उसके बाद ये वोट के स्प्लिटिंग, बंटवारा का एक कॉज बनता है। इट कैन कॉज वोट स्प्लिटिंग, तो वोट के बंटवारा का एक कारण के रूप में ये आता है, ये भी इसका जो है। और एक तरह से सबसे महत्वपूर्ण ये है कि ये फर्स्ट पास्ट द पोस्ट जो सिस्टम है वो कहीं ना कहीं टेक्टिकल टेक्टिकल जो वोटिंग सिस्टम है उसको इनकरेज करता है। टेक्टिकल वोटिंग सिस्टम को इंकरेज करता है कौन? फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। कैसे? अब इसको देखो, टेक्टिकल वोटिंग सिस्टम का मतलब ये है कि अब ये कैंडिडेट को ये पता है कि हम कितना वोट हमें अगर मिल जाता है तो मैं जीत जाऊंगा। तो अगर मान लो कि जहाँ पे 100 जो 100 वोट्स हैं
और 100 वोट्स में 10 अगर वहां पे कैंडिडेट्स खड़े हुए हैं तो वोट क्या हो जाएगा, वो बट जाएगा। मैंने कहा कि इट कैन कॉज वोट स्प्लिटिंग। 10 में वो वोट बट गया, तो उसमें 10 को बट गया, तो उसको लग रहा है कि 7-8 वोट भी अगर मिल जाता है 100 में तो मैं जीत जाऊंगा। तो ये क्या है, टैक्टिकल वोटिंग। एक टैक्टिकल वोटिंग देखो, जो जो भी कैंडिडेट होता है वो कहते हैं नहीं नहीं मुझे क्या, मैं तो 15% मुझे अगर वोट मिल जाता है, मुझे तो ये हिंदू का केवल वोट मिल जाए ना तो मैं जीत जाऊंगा, मुझे मुसलमानों का वोट मिल जाए ना तो मैं जीत जाऊंगा, मैं यादव का वोट मिल जाए ना तो और दूसरे से मुझे कोई मतलब नहीं है। तुम ये देखते हो। तो to encourage tactical voting, my voters have an incentive to vote for a candidate who they predict it is more likely to win. वोटर्स भी एक प्रिडिक्ट कर लेते हैं दोनों चीज पे, कैंडिडेट्स भी प्रिडिक्शन अपना कर लेता है कि हमें 100 में से कितना वोट अगर मिल जाता है तो मैं जीत जाऊंगा। तो 100 में 15 मिल जाए तो हमें 85 से हमें कोई मतलब नहीं है। जैसे हम लोग एग्जाम भी देते हैं तो हम क्या देखते हैं कि हमें 100 में 65% अगर आ जाता है पीटी में तो मेरा रिजल्ट बन जाएगा, तो हम 65 पर ही फोकस करते हैं, 100 में फोकस नहीं करते हैं। उसी तरह कैंडिडेट भी टैक्टिकल वोटिंग सिस्टम पे ये क्या करता है कि जितना उसको चाहिए उतना पे फोकस करता है, 85% पे फोकस नहीं करता है। और वोटर्स भी क्या करता है, वोटर्स भी ये प्रिडिक्ट कर लेता है कि कौन जो है दे प्रिडिक्ट इज मोर लाइकली टू विन। उसको पता चल जाता है कि कौन जीतने वाला है, उसको जो है उस कैंडिडेट को या क्या करता है वो वोट अपना कास्ट कर देता है। वो जानता है कि मेरा कहीं जो वोट, एक वोट कुड बी कंसीडर्ड एज वेस्टेड, कहीं वेस्टेड मत हो जाए। तो जैसे देखो दिल्ली में 67, कोई आशा भी नहीं रखा था, कोई प्रिडिक्शन भी नहीं होगा कि 67 आम आदमी पार्टी को 70 में 67 सीट्स मिलेगा। ये क्या है, वो सब प्रिडिक्शन है, वोटिंग मैनेजमेंट है, टैक्टिकल वोटिंग्स है। उसके आधार पे हम करेंगे नहीं आम आदमी पार्टी जीतेगा 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 जीतेगा, उसको सब लोग वोट दे दिया और आम आदमी पार्टी 67 वोट उसने ले लिया। ठीक है। तो एक तरह से जो फर्स्ट पास्ट पोस्ट, अब जो है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन अभी हमें पढ़ेंगे, उसमें जो है अभी हम पढ़ के फिर हम इसकी जब तुलना करेंगे दोनों के प्रोपोर्शनल और फर्स्ट पास्ट द पोस्ट में, तो और क्लियरिटी जो है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट का आएगा। एक गैरी मैंडरिंग सिस्टम है, उसको थोड़ा समझेंगे अभी बाद में इसी में, और वेस्टेज वोट कैसे होते हैं उसको समझेंगे। तो आगे हम कल के क्लास में हम फर्स्ट पास्ट प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन को देखेंगे और दोनों के कंपैरेटिव स्टडी करेंगे, प्रोपोर्शनल और फर्स्ट पास्ट द पोस्ट का। और उसके बाद जो है मिक्स्ड वाला पढ़ेंगे, मैंने कल हम इसको पूरी तरह से खत्म करेंगे। और जो थोड़ा सा और पढ़ना होगा तुम लोग अपने से पढ़ना, क्योंकि टाइम बहुत हमारे पास कम है, तो इसलिए जल्दी जल्दी हमें खत्म करना है। ठीक है। चलो, अब किसको समझ में नहीं आ रहा है बताओ, कोई स्टूडेंट जो समझ में नहीं आ रहा है, कोई स्टूडेंट है जो अभी इस लेक्चर को समझ नहीं पाया है, बताओ, हैंड रेज करो।